मित्रों, हमारे साथ अभिषेक हैं जो कुटुंब संस्था में महासचिव के पद पर काम कर रहे हैं और रुद्र विक्रम जी के सहयोगी हैं। अभी रुद्र विक्रम जी आपने देखा, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आरक्षण का ये विरोध कर रहे हैं तो क्या ये दलित विरोधी नहीं है? तो आप अभिषेक जी बताएं, अगर आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो क्या आप दलित विरोधी हैं? जी देखिए, बताना चाहूँगा कि राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बना दी गई इस देश में राजनीतिक फ़ायदों के लिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आरक्षण के ऊपर कोई भी बात करे तो उसको आप दलित विरोधी सिद्ध कर दो, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा पूरा विश्वास है बाबा साहब अम्बेडकर में। हमने जो अपनी इवेंट, ये अपना प्रोग्राम हम कर रहे हैं आरक्षण की समीक्षा के लिए, ये प्रोग्राम की तिथि हमने जो चुनी है वो 14 अप्रैल की है, जो कि हमारे बाबा साहब जी का जयंती है। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब की जयंती से ही उनका जो उन्होंने सपना देखा था सशक्त भारत का, उसको लेके एक देशव्यापी बहस छिड़े। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि दलितों में भी बहुत से महादलित आपने बना दिए 60 सालों में, तो आपको आरक्षण का फ़ायदा कहाँ हो रहा देश को? जो सपना उन्होंने देखा था कि जातिगत भेदभाव दूर हो जाएंगे, वो अभी तक दूर नहीं हो पा रहे हैं। एक होड़ लग गई एक दूसरे से पिछड़ा, एक दूसरे से महादलित सिद्ध करने में एक दूसरे को। तो इस तरह का जो भ्रम है समाज में, इसको हम तोड़ना चाहेंगे। एक को हम उदाहरण देना चाहेंगे आपको कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, एक वहाँ पे महिला थी टीना डाबी नाम से, उनके पिताजी सरकारी सेवा में, उनकी माताजी सरकारी सेवा में। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि उनकी पढ़ाई में, उनके स्कूलिंग में, उनके खान पान में, उनके रहन सहन में किस चीज़ की कमी रह गई होगी जो उन्हें आरक्षण की ज़रूरत पड़ी? वो आरक्षण क्यों ना किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए जिसके पास 8वीं तक पहुँचने के वे माध्यम नहीं है। तो अभिषेक जी, आप एक तरफ तो आरक्षण की बात कर भी रहे हैं और दूसरी तरफ उसका विरोध भी कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि इस आरक्षण की जो ये त्रासदी है, इसका आपके पास कोई सल्यूशन, कोई इसका समाधान है? जी बिल्कुल। जी बताएं। जैसे कोई डॉक्टर भी अगर दवा देता है किसी पेशेंट को, तो समय समय पे जांचता है कि कितने फ़ायदा हुआ, कितना नहीं फ़ायदा हुआ है, उसी हिसाब से उसकी डोज कम या ज़्यादा की जाती है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा की जाए, जिससे कि 60 साल गुजरने के बाद में जो हमने आरक्षण दिया है उससे क्या फ़ायदा देश को हुआ, क्या यहाँ पे नुकसान हो रहा है और इसमें क्या क्या सुधार की संभावना है, इसको ज़रूर जांचा जाए। नहीं, वो समीक्षा तो ऑलरेडी हो ही रही है 5-6 साल के बाद, लेकिन हाल वैसे के वैसे ही है, कुछ नहीं हुआ उसमें। ये किस तरह की समीक्षा चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ उस समीक्षा में समाधान क्या होना चाहिए? समाधान ये होने चाहिए, जो हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है, कि ज़रूरतमंदों तक आरक्षण पहुँचे। आरक्षण को जातिगत आधार पर ना दे करके इकोनॉमिकल आधार पर देने की कोशिश की जाए। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर ज़रूर सरकार देखे क्या क्या संभावना है जातिगत आधार पे। और हम चाहते हैं कि जिस किसी को भी एक बार अगर आरक्षण मिल गया है तो एक बार समीक्षा जरूर की जाए कि क्या उसके बच्चों को उस आरक्षण की जरूरत है, उसकी परवरिश में। पर अभिषेक जी, वो क्यों करेगा? जिस आदमी को एक लाभ मिल रहा है वो लाभ किसी और को क्यों लेने देगा? इस देश में आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है। प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री होता आया है, यहाँ पर नेता का बेटा नेता होता आया है, अफसर का बेटा अफसर होता आया है। ये तो चीज़ खत्म हो ही नहीं रही है। ये कैसे खत्म होगी? जिन लोगों को ये लाभ मिल रहा है वो तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, फैसला करने वाली जगहों पर बैठे हुए हैं, तो वो कैसे होने देंगे इसको? उसी के लिए हमारा जो युवा है वो संगठित हो रहा है। और उस युवा वर्ग में आपको नहीं, वो युवा भी अभिषेक जी वही है। मान लीजिए लालू प्रसाद यादव का बेटा वो युवा हुआ, तो वो तीनों बेटे युवा हुए और तीनों बेटों को मंत्री पद मिल गया। आप देखिए वहाँ पर बिहार में। इसी प्रकार और भी जगह मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ, सभी जगहों पर ऐसा हुआ है। आप चाहे कहीं पर भी देख लीजिए। और अधिकारियों की बात कर लें, डॉक्टर्स की बात कर लें, इंजीनियर की बात कर लें, जजों की बात कर लें, जिसकी मर्जी आप बात कर लीजिए कि उसका बेटा ही वहाँ पर पहुँचता, दूसरा पहुँच ही नहीं पाता है। तो ये समीक्षा होगी कैसे? ये समीक्षा बेईमानी नहीं है। इसका सही हल क्या है? इसका समाधान क्या है हमारे पास? इसका सही हल है संवाद। सिर्फ लालू प्रसाद यादव यादवों के नेता नहीं है, सिर्फ रामविलास पासवान सिर्फ दलितों के नेता नहीं है। बहुत से दलित हैं जिनकी बहुत सी समस्याएं हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ युवा वर्ग समझ रहा है, जो उनके साथ हॉस्टल्स में रह रहा है, उनके साथ पढ़ रहा है। उनके बीच में कहीं से भी कोई वैमनस्यता नहीं है। वो वैमनस्यता सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण के द्वारा पैदा की जा रही है। समाज इस बदलाव को महसूस कर रहा है, उसे ज़रूरत है एक दिशा की। वो दिशा लेकर के हम आए हैं। हम यहाँ पे किसी तरीके की कोई बहुत राजनीतिक बातें करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ संवाद कायम करना चाह रहे हैं कि अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का, मिडिल कास्ट का जो
जो आपने झगड़ा बना रखा है, ये झगड़ा ना होके संवाद हो। यहाँ पे दलितों की या ब्राह्मणों की या अपर कास्ट किसी की भी जीत हार का मसला नहीं है, मसला है हमारा सुधार का। कि जो व्यक्ति ये जो व्यवस्था आपने बना रखी, जिसको आप लूट घसोट का आपने बना रखा है, हम चाह रहे हैं उस व्यवस्था में परिवर्तन हो और इसके लिए युवा लामबंद हो रहा है। हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस है, सारे युवा कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ इन्होंने गलत कर रखी है, हम इसे चेंज करके मानेंगे। नहीं, पर वहाँ तो अभिषेक जी वो युवा चुप हो जाता है ना, जहाँ पर उसको मिल जाता है वहाँ तो वो कुछ नहीं बोलता। आप अगर नारायण दत्त तिवारी का पुत्र ले लीजिए, आप शंकर चौहान का पुत्र ले लीजिए, आप साहब सिंह वर्मा का पुत्र ले लीजिए, आप किसी का भी ले लीजिए, उसको जो मिली, आप रामविलास पासवान का पुत्र ले लीजिए, आप लालू का पुत्र ले लीजिए, आप जिसका मर्जी पुत्र ले लीजिए, वो भी तो युवा है, लेकिन उसको मिल जाता है तो वो सबको चुप करा देता है, सब चुप हो जाते हैं, कोई आगे बात बनती नहीं है। इसका सूत्र क्या है? सूत्र का मतलब फार्मूला क्या है जिससे कि इसका कोई हल निकल सके? हम इस फार्मूले पर जाना चाहते हैं। फार्मूले के लिए मैं आपको बताऊं, जो मैं बहुत यंग हूं, मुझे बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है। मैं यहाँ पे संवाद कायम करके युवाओं के बीच से ही इस चीज़ों के जो सूत्र हैं वो हम निकालेंगे मिल बैठ के। चलिए अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 14 तारीख को आप ये जो कार्यक्रम रख रहे हैं, संवाद रख रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई हल निकल पाए, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूरी कहना चाहूँगा और बड़े जोर से कहना चाहूँगा कि सभी को सबसे पहले ईमानदार होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, देशभक्त होना पड़ेगा, राष्ट्रभक्त होना पड़ेगा, तब जाके वो ईमानदारी से सबको अपना मानते हुए सही फैसला कर पाएगा। नहीं तो ये ढाक के तीन पात जैसे पहले थे आज भी वही चलते रहेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी है वो ईमानदार नहीं है। बैठ गए हैं, 5 साल के लिए बैठते हैं और फिर उसके बाद राज करते हैं, और राज करने के बाद उस कुर्सी को कभी छोड़ते नहीं हैं ये लोग, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे वो कार्यपालिका में हो, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे वो मीडिया में हो। मैं मीडिया की भी यही बात कहना चाहूँगा, जो बड़े बड़े चैनल बन चुके हैं उन्हीं के बेटे या उन्हीं के लोग आगे आते हैं, दूसरा नहीं आ पाता। हो सकता है इसका समाधान कभी निकल पाए। आपका हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभिषेक जी आपका भी हमारे कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।